2017 ग्रुप 1 10th फेडरल का भी पेपर है। फर्स्ट एमसीक्यू है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। ये सम ऑफ रूट्स पूछा गया है आपसे, प्लस का साइन थोड़ा मिसिंग था इसमें। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अब इस गिवन इक्वेशन के अंदर आप गौर करें तो b इज इक्वल टू 3p एंड a इज इक्वल टू 4। अब b की जगह हम 3p लिखेंगे और नीचे a की जगह हम 4 लिखेंगे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट विच इज इन ऑप्शन बी। सो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है x माइनस वाई। ये भी थोड़ा स्कैनिंग में जो है प्रॉब्लम थी पेपर की। x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट। याद रखिएगा x डिफरेंस y इज इक्वल टू, इसको पहली बात x माइनस वाई नहीं पढ़ते, जब दो सेट हों x और y, जब भी दो सेट हों तो इसको x डिफरेंस y पढ़ा जाता है। ठीक है, टेक्निकली जो है मैथमेटिकली x माइनस वाई पढ़ना गलत है, लेकिन ये एक गलत चीज जो है वो रची बसी है कि इसको x माइनस वाई भी पढ़ा जाता है, बट वो गलत है, ये हमें पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा x माइनस वाई इज ऑलवेज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। ए अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका तरीका ये होता है याद रखने का, जो सेकंड माइनस को हम रिप्लेस करवाते हैं इंटरसेक्शन के साथ, और सेकंड सेट जो होता है उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि y माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, तो सबसे पहले y इंटरसेक्शन आगे x का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जो सेकंड पोजीशन पे होता है उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना होता है। इफ a has 3 elements and b has 2 elements, the number of all binary relations of a cross b। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखी हुई है। ठीक है, ये क्या लिखी हुई है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके सबसेट को बाइनरी रिलेशन कहते हैं। तो बाइनरी रिलेशन की तादाद मालूम करने के लिए 2 की पावर में आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर को लिखना है। इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आती है, 3 2 6। वो जो 6 बना उसको 2 की पावर में लिखो। बेस के अंदर 2 क्यों रखते हैं, 2 की पावर में क्यों जाते हैं, क्योंकि बाइनरी रिलेशन का जिक्र है। बाइनरी मींस 2, याद रखने का ये तरीका है। तो आप देखो 2 की पावर 6 बनती है आपके पास 64। सो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आगे हमारे पास, इफ a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स देन a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे 2-3 और केसेस भी बनते हैं, उनमें से एक केस इसने पूछा है। फर्स्ट केस, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, if a is subset of b, then a union b is equal to b. Number two, if a and b are overlapping set, अगर वो ओवरलैपिंग सेट हो तो फिर उनके कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखा जाता है, इसमें कोई खास बात नहीं बनती। और तीसरा ये है कि वो डिसजॉइंट हो तो a यूनियन b हो या b यूनियन a हो, सेम आंसर दोनों का। Number 5, a function f from a to b is called dash function if every element of set B is an image of at least one element of the set A, that is range of f is equal to set B। जब भी किसी फंक्शन की रेंज को डोमेन सेट B के इक्वल आती है, ऐसे फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। सरजेक्टिव फंक्शन को ऑन टू फंक्शन भी आपने पढ़ा होगा, एक ही चीज के दो नाम है। यहां जरा मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो सेट A होता है इसको हम f की डोमेन कहते हैं, और ये जो दूसरा सेट बी होता है इसको एफ की कोडोमेन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एफ की कोडोमेन कहते हैं। तो जब भी रेंज कोडोमेन वाले सेट के इक्वल आ जाए ऐसा फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है। और याद रखिएगा जब भी आपके पास जो रेंज है, अगर रेंज प्रॉपर सबसेट बन रही हो कोडोमेन का, तो ऐसे फंक्शन को इनटू फंक्शन कहते हैं। और जब रेंज के अंदर किसी किस्म का कोई रेपिटेशन ना हो, यानी डिस्टिंक्ट डोमेन एलिमेंट्स के लिए डिस्टिंक्ट रेंज के एलिमेंट्स हो, तो ऐसे फंक्शन को हम इंजेक्टिव कहते हैं।
और वो फंक्शन जो 1 to 1 भी हो, ऑन टू भी हो, उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। लेकिन इस एमसीक्यू का राइट ऑप्शन डेल्टा ऑप्शन है, बाकी तीनों भी एक्सप्लेन कर दिए मैंने। आगे द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के जो रूट्स होते हैं वो तीन होते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इनमें से ये दोनों कम्प्लेक्स होते हैं, इनकी प्रोडक्ट पूछी गई है, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर आपने याद किया होगा, ओमेगा क्यूब इक्वल्स 1। बीटा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। If b is equal to 0 in a quadratic equation, then equation is। देखो, जब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर b की जगह 0 पुट होता है, तो ये जो लीनियर टर्म होती है ये यहां से रिमूव हो जाती है, डिलीट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म भी मौजूद है, लीनियर टर्म भी मौजूद है। तो क्वाड्रेटिक और लीनियर की मिक्सिंग यानी मिलावट है, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक ना हुई। तो इसको मिलावट से पाक करने के लिए ये लीनियर कोएफिशिएंट को 0 किया जाता है। अब ये टर्म जब खत्म हो गई है, अब प्योरली सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक टर्म इसके पास है, देयरफॉर दिस इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर b इज इक्वल टू 0। बीटा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। आप लोग जानते हो डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप देखो, b को इक्वल लेना है -8 के, a इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 3। ये सारी वैल्यूज डालते हैं, b की जगह -8 का स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा, 4a की जगह 6 और c की जगह 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको फर्दर। 64, 4 3s are 12, 12 into 6 72, और 64 minus 72 is what? -8। तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस सेट का आपसे जो है वेरिएंस पूछा गया है, इस सेट का सॉरी इस सेट ऑफ डेटा का आपसे वेरिएंस पूछा गया है। आपके पास एक नंबर की ऐसी लिस्ट या ऐसा डेटा जिसके अंदर एक नंबर बार बार खुद को रिपीट कर रहा हो, एक ही नंबर बार बार खुद को रिपीट कर रहा हो, 5 5 5 5 5, इसके अलावा कोई और नंबर जब आपके पास ना हो, तो वो नंबर बजाते खुद ही अपने डेटा का वेरिएंस होता है। देयरफॉर इसका वेरिएंस हुआ 5। यानी अगर कोई डेटा हो कि 1 1 1 1 1, इसका वेरिएंस क्या है, तो आप कहोगे 1। अगर कोई डेटा हो 6 6 6 6, इसका डेटा, इसका वेरिएंस क्या होगा, इसका वेरिएंस भी 6 खुद होगा। If A ratio B is equal to C ratio D, then A ratio A minus B equal to C ratio C minus D is called theorem of dividendo। माइनस हो तो डिविडेंडो, प्लस हो तो कॉम्पोनेंटो। यहां बाकी भी रिवाइज करवा दूं मैं। इन्वर्टेंडो थ्योरम क्या होता है, इफ A ratio B is equal to C ratio D, then इन्वर्ट में हम क्या करते हैं, इनकी जगह चेंज कर देते हैं ऐसे। अब A रेशो B का B रेशो A होगा और C रेशो D का D रेशो C हो जाएगा। अल्टरनेटिव क्या होता है, इफ A रेशो B इक्वल्स C रेशो D, तो मीन पोजीशन पे आने वाले एलिमेंट्स की जगह हम चेंज कर देते हैं, उनको अल्टरनेट पोजीशंस पे शिफ्ट कर देते हैं, इस वजह से इसका नाम होता है अल्टरनेटिव थ्योरम। और कंपोनेंटो थ्योरम क्या होता है, इफ A रेशो B इक्वल्स C रेशो D, तो इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक में लिख देता हूं, then A plus B रेशो B is equal to C plus D रेशो D। यानी रेशो के किसी एक कंपोनेंट को दूसरे में ऐड करो, फॉलोइंग द सेम डायरेक्शन ऑन टू बोथ हैंड साइड्स, तो ऐसा करने से रेशोज की इक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होती। इन रेशो A रेशो B, B इज कॉल्ड, ये जो रेशो का फर्स्ट रेशो के दो एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट वाले को एंटीसीडेंट कहते हैं, और ये जो सेकंड वाला होता है उसको एंटीसीडेंट का कॉन्सीक्वेंट कहते हैं। तो सेकंड का उसने पूछा है B, तो B इज द कॉन्सीक्वेंट ऑफ ए। ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट। इसके लिए आपने एक पैथागोरियन आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। इसको जरा अंडरस्टैंड करो, जब भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का एंगल सेम हो, एंगल क्या हो, इक्वल इक्वल एंगल हो, दरमियान में पॉजिटिव साइन हो,
तो आंसर हमेशा 1 आता है। अब देखो एंगल सेम है 3 थीटा बाई 2, 3 थीटा बाई 2, साइन और कॉस दोनों के ऊपर अपना अपना स्क्वायर भी है, दरमियान में पॉजिटिव साइन भी है, तो इसका आंसर फिर 1 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। सो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। If two circles of radii 6 centimeters and 2 centimeter touch externally, then the distance between their centers is equal to what? यहाँ पे ये सिचुएशन बन रही है, एक सर्कल है उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर्स, दूसरा एक और सर्कल है गिवन है उसका रेडियस थोड़ा कम है 2 सेंटीमीटर्स, वो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं। तो याद रखिएगा जब भी दो सर्कल्स एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो दोनों के रेडियाई के सम के बराबर होता है। यानी ये अगर r है और ये स्मॉल r है तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला होगा r प्लस स्मॉल r, यानी 6 प्लस 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर्स। यहाँ सेंटीमीटर्स भी होना चाहिए। A line which is perpendicular to a radial segment of a circle and its outer end is called, इस स्टेटमेंट के अंदर थोड़ी सी ग्रामर की मिस्टेक है, यहाँ पे आता है a line which is perpendicular to a radial segment of a circle at its outer end point is called tangent। ये एक सर्कल है, इसका किसी जगह पे एक रेडियस बना लो, ये रेडियस का आउटर एंड पॉइंट है, तो वो लाइन जो इसको इस पॉइंट पे टच करेगी और रेडियस के साथ एंगल 90 बनाएगी, कंफर्म बात है कि वो लाइन टेंजेंट लाइन होगी। लास्ट एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू द फिगर सेंट्रल एंड इंस्क्राइब्ड एंगल स्टैंडिंग ऑन द सेम और ए बी, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी जो है ना गलत लिखी हुई है। इस बहरहाल इसका कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, जिस स्टूडेंट ने प्रिपेयर किया होगा ये थ्योरम उसको समझ आ जाएगी, इतनी अच्छी ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। इन दोनों एंगल्स के दरमियान में आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है, क्या रिलेशन है? क्या एंगल 1, फर्स्ट ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, क्या एंगल 1 इक्वल होगा 2 टाइम्स एंगल 2 के, या क्या एंगल 2 इक्वल होगा 2 टाइम्स एंगल 1 के, या एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे, या एंगल 1 ग्रेटर होगा। आपने पढ़ा था एक थ्योरम में प्रूव भी किया था, आई गेस चैप्टर 11 या 12, 11 चैप्टर 11 में आपने ये प्रूव किया था कि जो माइनर आर्क के ऑपोजिट सेंट्रल एंगल होता है वो करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क के ऊपर बनने वाले सर्कम एंगल से 2 टाइम्स ग्रेटर होता है। ठीक है, अब सेंट्रल एंगल की मेजरमेंट किससे डिनोट करवा रहे हैं? 2 के साथ, फिर सर्कम एंगल को हम एंगल 1 के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कौन सा ऑप्शन बना? ये बन रहा है आपके पास बीटा ऑप्शन। तो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।